नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 30 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटूएल डिस्कशन में। बस देखो कल की बात और है, फिर अपना वैसा ही रूटीन चलेगा। सुबह जो मॉर्निंग में लेक्चर आता था वैसा ही आएगा। बस आज और कल की बात है। तो आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू में, 2 द हिंदू के, 1 लाइव मिंट का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट में रघुराम राजन का है IMF की गवर्नेंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल फिर म्यांमार इशू से संबंधित है और तीसरा हमारे देश में विभिन्न राज्यों के बीच में इकोनॉमिक डिवाइड से संबंधित है। कैसे गरीब राज्य डेवलप हो सकते हैं, ये इशू है। तीनों इश्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट है, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट और लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, एक लाइन में बताओ मैनेजमेंट और लीडरशिप में डिफरेंस क्या है। देखो, मैनेजमेंट जहां फोकस करता है सिस्टम पे, प्रोसेसेस पे, चीज़ों को मैनेज करने पे मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस होता है। लीडरशिप का फोकस होता है लोगों पे। लीडरशिप का फोकस होता है विजन देने में, डायरेक्शन देने में। ये फ़र्क है। एक लाइन में अगर आपको बताऊं, मैनेजमेंट देखो पिकनिक पे जाना है तो ऑपरेशनल काम नहीं होते, जैसे बस बुक करना, खाना पैक करना, स्टूडेंट्स को गिनना कितने स्टूडेंट्स हैं। लीडरशिप डायरेक्शन देते हैं, विजन देते हैं कि पिकनिक पे जाना कहाँ है, क्यों जाना है, ग्रुप को कैसे एक्साइट करना है। ये डायरेक्शन और विजन किसके द्वारा दिया जाता है? लीडरशिप के द्वारा। और मैनेजमेंट ये तो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं मैनेजमेंट वाले। समझ गए? मैनेजमेंट का काम है सिस्टम मेंटेन करना। जो लीडर्स ने डिसाइड कर लिया है उसको, उस सिस्टम को मेंटेन करने का काम मैनेजमेंट का है। रिसोर्सिस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, रिजल्ट मेजर करना। लीडर्स का काम होता है डायरेक्शन सेट करना, क्या करना है तुम्हें, इनोवेशन को प्रमोट करना, कल्चर अच्छा डेवलप करना। ये लीडर्स का काम है। जैसे एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल है। अब रेस्टोरेंट में कौन कौन से, मतलब मेन्यू क्या होगा, कौन सी डिशेस होंगी, कैसे कस्टमर्स को ट्रीट किया जाएगा, वो सारी डायरेक्शन कौन तय करता है? लीडरशिप। मैनेजमेंट तो सिंपल प्रोसेस बनाना, खाना कहाँ से कहाँ आएगा, कहाँ पे जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाना। समझ गए? तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, IMF की गवर्नेंस से संबंधित है। रघुराम राजन का ये आर्टिकल है, लाइव मिंट में उन्होंने लिखा है। और रघुराम राजन पास्ट में RBI के गवर्नर रह चुके हैं। आप सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। IMF का निर्माण देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में ना काफ़ी तबाही मची थी, तो ना वर्ल्ड को रीबिल्ड करने के लिए 2 इंस्टीट्यूशन उस समय बने थे, एक वर्ल्ड बैंक, एक IMF। दोनों का जो आइडिया निकल के आया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में निकल के आया, इसलिए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है इन दोनों को। राइटर देखो ये बोलते हैं, आज ना खास करके कोविड-19 की महामारी के बाद में विभिन्न देशों के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। नए नए पैथोजन निकल के आ रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है बढ़ रहा है। विभिन्न देश प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। अपनी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की दिशा में ओपन ट्रेड के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं विभिन्न देश। माइग्रेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, एक देश से दूसरे देश में लोग जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में तो IMF को और भी ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए था, बट दिक्कत यह है IMF आज के समय में अच्छा काम नहीं कर रहा है। IMF का काम है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट काम करना। जैसे श्रीलंका जैसे देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस जब आ जाते हैं तो ये देश IMF के पास जाते हैं। इंडिया भी गया था, काफ़ी बार इंडिया जा चुका है। और 1990-91 में जब हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए तो हम भी IMF के पास गए थे। इसके अलावा जो देश खराब इकोनॉमिक पॉलिसी, खराब फिजिकल पॉलिसी अपना रहा है उसको क्रिटिसाइज करना, ये भी IMF का काम है। IMF का काम है कि विभिन्न देश आपस में जो भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे करेंसी एक्सचेंज है या फिर जो भी है, इवन सब्सिडी एक देश के द्वारा दी जाती है दूसरे देश में ट्रेड करने के लिए, तो इन सब चीज़ों पर विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन करवाना। वैसे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज के लिए मेन बॉडी तो WTO है, बट IMF भी कोऑपरेट करता रहता है। बट देखो दिक्कत ये है, जैसे मैंने आपको बोला, एक तरफ IMF
को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आज के समय में, और ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। बट दिक्कत ये है आईएमएफ जो बॉडी है पूरी तरह से ठप पड़ी है, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा वीक है आईएमएफ का। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आईएमएफ में अभी कौन से देश के पास में सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है? यूएसए के पास में 16.5%। आप यहाँ पर देखिए, जिस देश के पास में 15% से ज़्यादा पावर है उसके पास तो वीटो हो गया, क्योंकि आईएमएफ में ना अगर मेजर डिसीजंस लेने हैं ना तो 85% से उन डिसीजंस को अप्रूवल देना जरूरी है, और यूएसए के पास तो 16.5% पावर है, वोटिंग पावर है। तो इसका मतलब यूएसए के पास में वीटो हो गया, यूएसए के अप्रूवल के बिना कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता। आप चाइना और जापान देखिए, चाइना की इकोनॉमी का साइज आज के समय में काफ़ी बड़ा है, बट जापान और चाइना के पास में इक्वल वोटिंग पावर है। आप इंडिया देख लीजिए, इंडिया की इकोनॉमी का साइज भी काफ़ी बड़ा है, इंडिया के पास 2.6% वोटिंग पावर है, जबकि ये लल्लू लल्लू देश यूके, फ्रांस, इनके पास में इंडिया से ज़्यादा वोटिंग पावर है। पहले मेजर कंट्री हुआ करते थे ये यूके, फ्रांस, आज के समय में इनका दौर जा चुका है। इवन देखो यूएसए उस समय ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक सुपर पावर था। उस समय यूएसए छोटी मोटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम किया करता था, मतलब एक रेफरी का काम यूएसए उस समय किया करता था। दूसरे देशों को समझाया करता था कि भाई ऐसे मत करो, आईएमएफ को ठीक से काम करने दो। बट अब यूएसए खुद आईएमएफ की वर्किंग में इंटरफेयर करता है, अब यूएसए खुद गेम में शामिल है, यूएसए रेफरी का रोल नहीं प्ले कर रहा है। अब होता क्या है, आईएमएफ का स्ट्रक्चर देखो इस प्रकार से है, मैं आपको बताऊं, खाली पेज हम ले लेते हैं। सबसे ऊपर है बोर्ड ऑफ गवर्नर, अरे भाई ऐसा मत करो, हाँ, सबसे ऊपर है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर में ना हर एक देश अपना गवर्नर यहां पे अपॉइंट करता है रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर है ना, जिसमें सभी मेंबर कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये तो सिर्फ बड़े बड़े डिसीजन लेता है, गाइडेंस देता है। असली डे टू डे ऑपरेशन और किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, ये डिसीजन लिया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है आईएमएफ के 24 डायरेक्टर, जिसमें 5 परमानेंट हैं, 19 इलेक्ट होते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना, जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं, अब इसमें देखो यूएसए और यूएसए के जो एलाई कंट्रीज हैं, जैसे G7 वाले कंट्री हैं, इनका बोलबाला है। तो इनका बोलबाला है, इनकी मेजोरिटी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही मेजर डिसीजन लेता है किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। तो ये G7 कंट्री ना अपने दोस्तों को लोन दिलवा देते हैं, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो मतलब ये अपनी मनमानी करते हैं आईएमएफ में। चाइना का इकोनॉमी के वेट के हिसाब से चाइना की वोटिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और होगी भी सही, मतलब देर सवेर ये चेंज होने वाला है। बट देखो दिक्कत ये है, चाइना को भी वोटिंग पावर मिल गया ना ज़्यादा, तो चाइना फिर वीटो यूज़ करेगा या फिर अड़ंगा डालेगा। अगर वीटो पावर इनको नहीं मिला तो फिर अड़ंगा डालेगा कि इस देश को लोन नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर भी सिचुएशन वैसी हो जाएगी जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रहती है। एक बात कंफ्यूज मत होना, वीटो का मतलब मेरा यहां पे कोई वीटो पावर नहीं है, लेकिन इफेक्टिव वीटो यूएस के पास में है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 85% वोटिंग पावर, 85% वोट होना जरूरी है डिसीजन लेने के लिए, और यूएसए के पास में 16.5% है। तो इनडायरेक्ट वीटो है यूएस के पास, ऐसा सिक्योरिटी काउंसिल की तरह कोई डायरेक्ट वीटो नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था अगर चाइना की वोटिंग पावर बढ़ गई तो भी ये इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम नहीं करेगा, तब भी बस पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में होता है, यूएसए कुछ बोलेगा, चाइना कुछ बोलेगा, और ये बॉडी भी ठप पड़ जाएगी। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं चाइना को ज़्यादा वोटिंग पावर मिलने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि आईएमएफ अच्छे से काम करे ना, तो हमें कुछ बदलाव लाने होंगे। जैसे सबसे पहला बदलाव तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथ में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास में ही होनी चाहिए। फायदा देखो ये होगा, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे ना, उनमें सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन है। इस वजह से बोर्ड ऑफ गवर्नर जो फैसले लेगा ना, ज़्यादा अच्छे से लेगा, बजाय के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो फैसले ले रहा था जिसमें यूएस और यूएस के एलाई कंट्रीज़ का बोलबाला था, जैसे G7 कंट्रीज़ का।
लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो ये सोचना कि चाइना को ज़्यादा वोटिंग पावर मिलने से सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पहले यूएसए अपनी मनमानी कर रहा था, अब चाइना करेगा। तो इसलिए आवश्यकता ये है, ये जो रिफॉर्म बताया राइटर ने, वो रिफॉर्म आना चाहिए। गवर्नेंस में रिफॉर्म जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक आईएमएफ अच्छे से काम नहीं कर सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल म्यांमार में इंस्टेबिलिटी और इंडिया की अप्रोच से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, इसी महीने ना 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच लाओस के शहर वियंटियाना में 44वां एशियन समिट ऑर्गेनाइज हुआ। और इस समिट में ना एक मुख्य मुद्दा रहा म्यांमार में सिविल अनरेस्ट, म्यांमार में जो अभी सिविल वार चल रहा है। 2021 में ना म्यांमार में वहाँ पे मिलिट्री रूलर्स ने ना सत्ता पे कब्जा कर लिया था। तब से लेके अभी तक देखो वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है। एक तरफ मिलिट्री है और दूसरी तरफ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं, बहुत सारे। जैसे भारत में देखो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं ना, जैसे तमिल हैं, पंजाबी हैं, उसी प्रकार से ना बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं म्यांमार में, और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं। तो ना कई सारे एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री रूल के अगेंस्ट हथियार उठा लिए हैं। इसके अलावा इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, उन्होंने भी मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली और अपना एक पैरेलल आर्म्ड ग्रुप भी बना लिया, पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। तो कुल मिला के देखो, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ना, ये म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। और ना सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, आज के समय में म्यांमार में एक बड़ा एरिया ऐसा है जिसके ऊपर ना इन रेसिस्टेंस ग्रुप्स का कब्जा है। बहुत सारे तो पड़ोसी देशों के साथ में जो बॉर्डर कॉरिडोर है ना, उन पर भी रेसिस्टेंट ग्रुप्स का कब्जा है। मतलब मिलिट्री जो है बैकफुट पे है। लेकिन देखो, इस सिविल अनरेस्ट की वजह से ना 18.6 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिसमें से 6 मिलियन तो बच्चे हैं, और ये डेटा यूएन का है। लेकिन देखो, जो मिलिट्री रूलर्स हैं ना म्यांमार में, जिनको जुंटा कहा जाता है, वो देखो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है दूसरे देशों के साथ में कि कैसे पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है म्यांमार के अंदर। आसियान देखो वैसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान की नीति वैसे नॉन इंटरफेरेंस की होती है। मतलब आसियान में 10 मेंबर कंट्री है ना, अगर किसी मेंबर कंट्री के अंदर प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता आसियान। बट जब म्यांमार में मिलिट्री रूलर्स ने कब्जा किया ना, और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो इवन आसियान ने भी सोचा कि नहीं यार, अभी म्यांमार के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। तो उस समय ना आसियान ने ना 5 पॉइंट कंसेंसस का फॉर्मूला निकाला था। 5 पॉइंट कंसेंसस। इसमें ना आसियान ने यह कहा था कि म्यांमार में पीस कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, सारी जो पार्टीज हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं, वायलेंस बंद करें। दूसरे नंबर पे एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया गया था आसियान की तरफ से, जो अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ में बातचीत करेगा। ऐसे से 5 पॉइंट थे, लेकिन म्यांमार ने ना इन 5 पॉइंट्स पे एक्शन नहीं लिया। इन 5 पॉइंट्स पे म्यांमार ने एक्शन नहीं लिया। फिर आसियान के आगे जाके जो समिट्स हुए, उनमें फिर आसियान ने ना म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया ही नहीं। आसियान वालों ने बोला म्यांमार को कि भाई तुम हमारी बात तो मानते नहीं हो, आपके देश में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए हमने 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला निकाला था, आपने उसको माना ही नहीं, इसलिए अब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमारे समिट में मत भेजिए। लेकिन देखो, अब एक बार फिर से 3 साल बाद म्यांमार ने अपने एक सीनियर ऑफिशियल को भेजा आसियान के समिट में हिस्सा लेने के लिए। इसका मतलब आसियान की जो अप्रोच है एक बार फिर से चेंज हो चुकी है, और आसियान डायलॉग जारी रखना चाहता है। पटाखा बज गया। आसियान डायलॉग जारी रखना चाहता है म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। बट देखो, आसियान खुद डिवाइडेड है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये तो बोलते हैं कि म्यांमार के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये कहते हैं नहीं यार, मिलिट्री जो गवर्नमेंट है, उस मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ में क्लोज रिलेशंस रखे जाएं। तो आसियान खुद डिवाइडेड है। और देखो, आसियान में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ना, कंसेंसस के बेस पे लिया जाता है।
लेकिन म्यांमार के इश्यू पर आसियान में खुद में कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, सर्वसहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से आसियान का जो रिस्पॉन्स है ना म्यांमार के इश्यू पर काफ़ी ढीला है। थाईलैंड ने एक बार फिर से इनिशिएटिव लिया। थाईलैंड बोला कि देखो इस साल ना हम थोड़ा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बातचीत करते हैं। इस इनफॉर्मल बातचीत में ना हम इंडोनेशिया को बुलाएंगे, इंडोनेशिया आसियान का प्रीवियस चेयरमैन है, लाओस को बुलाएंगे, लाओस प्रेजेंट चेयरमैन है, और मलेशिया फ्यूचर चेयरमैन है। इन तीनों को बुलाएंगे और म्यांमार के मुद्दे पे जो डिप्लोमेटिक इम्पास है, मतलब कुछ भी डिप्लोमेसी नहीं चल पा रही है आगे, म्यांमार के मुद्दे पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है आसियान, तो इस चीज़ को तोड़ा जाए और जल्द से जल्द म्यांमार के मुद्दे पे कोई डिसीजन लिया जाए। तो इसके लिए थाईलैंड मीटिंग बुलाएगा। बट एक राइटर ये बोलते हैं जब तक ना आप म्यांमार के इशू में जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है ना उनको नहीं बुलाओगे ना तो कोई सक्सेस मिलने वाली नहीं है। जैसे म्यांमार में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, म्यांमार की मिलिट्री है, एथनिक ग्रुप्स हैं, तो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो प्लेयर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से सबसे आप बात करो। सिर्फ मिलिट्री रूलर से बात करोगे तो समाधान नहीं निकलने वाला है। जैसे थाईलैंड अभी म्यांमार बॉर्डर पे ना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ऑपरेट करता है ताकि म्यांमार छोड़ के कोई थाईलैंड में जाना चाहे तो वहां से जा सकता है, लेकिन ये मिलिट्री रूलर्स के कंसेंट से करता है, इसलिए कोई बहुत बड़े स्केल पे थाईलैंड ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए पॉइंट यही है, कोई भी सॉल्यूशन निकालना है ना तो सभी स्टेक होल्डर्स से डील करो। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एथनिक ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबसे डील करना होगा, तब फायदा होगा। अगर देखो बात भारत की करें, भारत ने तो देखो 21वें आसियान इंडिया समिट में और 19th ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोल दिया था म्यांमार का जो सॉल्यूशन निकलेगा ना वो आसियान ही निकाल सकता है। मतलब आसियान को सेंटर में रख के म्यांमार के इशू पे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और 5 पॉइंट कंसेंसस जो आसियान ने पहले निकाला था ना, इसके थ्रू सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि म्यांमार से लगातार एंगेज करना होगा, म्यांमार को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। तो इंडिया की जो अप्रोच है ना म्यांमार के प्रति, वो देखो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ से जुड़ी हुई है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि इंडिया के ईस्ट में जो देश आते हैं, खास करके आसियान कंट्री, इनके साथ रिलेशंस को मजबूत किया जाएगा। और देखो इन देशों के साथ में, इंडिया के ईस्ट में आने वाले देशों के साथ में अगर रिश्तों को मजबूत करना है ना तो उसमें म्यांमार का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि म्यांमार ना एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है, बीच में है। लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है म्यांमार की, मतलब इस साइड साउथ एशिया और म्यांमार खुद साउथ ईस्ट एशिया में है। तो साउथ ईस्ट एशिया एक तरफ और साउथ एशिया दूसरी तरफ, दोनों के बीच में ना ब्रिज का काम करता है म्यांमार। और हमारे लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है म्यांमार के साथ में। बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो इंडिया के अगेंस्ट जाके काम करते हैं वो म्यांमार में पनाह लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, तो हम म्यांमार की मिलिट्री को नाराज़ नहीं कर सकते। बहुत गैर कानूनी ढंग से चीज़ों की स्मगलिंग होती है म्यांमार से इंडिया में। एक बार मैं मिजोरम गया था मैं, तो मिजोरम में मैंने देखा आइजोल में कि वहाँ पे ना इतने सारे प्रोडक्ट, अलग अलग तरह की सिगरेट, अजीबोगरीब से प्रोडक्ट। मैंने पूछा भाई ये प्रोडक्ट कहाँ हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो नहीं देखने को मिलते। वो कहते हैं सारे ये स्मगल होके आए हैं म्यांमार से, बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स। तो स्मगलिंग होती है म्यांमार से गुड्स की, और बहुत सारे लोग म्यांमार से इलीगल ढंग से भाग के भारत में आ जाते हैं। और एक रीज़न बताया जाता है मणिपुर में क्राइसिस का, ये भी रीज़न है कि बहुत सारे इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं म्यांमार से इंडिया में आए हैं और फिर वो इस कन्फ्लिक्ट में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये आरोप हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना म्यांमार इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर म्यांमार के साथ में डील करता है। और दूसरी तरफ पैरेलली इंडिया म्यांमार में डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस हैं उनको भी सपोर्ट करता है। म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये देखो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये है। इसके अलावा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। तो ये सब प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इंडिया ने $2.5 लाख की मदद दी है म्यांमार को, ताकि म्यांमार में जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लाई जा सके। इसके अलावा 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों ने साइन किए हैं,
जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन देखो इंडिया ने ना एक चीज़ पे टफ स्टैंड भी लिया है। पहले ना जैसे ये म्यांमार इंडिया का बॉर्डर है, दोनों साइड 16 किलोमीटर तक ना फ्री मूवमेंट रेजीम जो था उसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि इलीगल ढंग से रिफ्यूजीज़ म्यांमार से भारत में आ रहे थे और भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे थे। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने विरोध किया सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले के अगेंस्ट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा फिलहाल के लिए ये फ्री मूवमेंट रेजीम बंद करना जरूरी है। तो इंडिया ने ये सारे स्टेप लिए हैं म्यांमार में अभी जो अनरेस्ट चल रहा है उसके खिलाफ। बात देखो बात यही है, ब्रॉडर एंगेजमेंट करना होगा, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर काम करना होगा अगर म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश करनी है। तो इंडिया और आसियान दोनों को ना ज़्यादा इंक्लूसिव, ज़्यादा प्राग्मेटिक अप्रोच मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है म्यांमार में अनरेस्ट को दूर करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में बढ़ते इकोनॉमिक डिवाइड से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है ना, इन्होंने एक पेपर रिलीज किया। पेपर का नाम था रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। कब से कब तक? 1960-61 से लेकर 2023-24 के बीच में हमारे देश में अलग अलग राज्यों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस इशू से संबंधित ये पेपर था। बताया गया इस पेपर में कि कैसे कैसे हमारे देश में एवरेज पर कैपिटा इनकम मूव करी है और अलग अलग राज्यों की जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है, कम है, ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इस पेपर में। अच्छा पेपर है, लेकिन राइटर बोलते हैं देखो एवरेज की आड़ में ना, क्योंकि ये पेपर एवरेज कंपेयर करता है कि किसी राज्य की पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम से कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, एवरेज की आड़ में ना इनइक्वालिटी को इग्नोर कर दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र है, वैसे महाराष्ट्र नेशनल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पर कैपिटा इनकम बिना नेशनल एवरेज का 150% है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में ही डाइवर्सिटी है इतनी ज़्यादा। जैसे एक तरफ देखो मुंबई इतना रिच है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ का एरिया है जहाँ पे फार्मर्स का जो सुसाइड है एक बड़ा इशू है। एक तरफ मुंबई सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूशन देता है, एक तरफ मुंबई में जो बीएमसी है, म्यूनसिपैलिटी है, वो सबसे अमीर है हमारे देश में, दूसरी तरफ देखो मुंबई के अंदर ही सबसे बड़ी स्लम एरिया भी है धारावी। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है अकेले महाराष्ट्र के अंदर, अकेले मुंबई के अंदर। तो फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों की जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से जो कंपेयर की जा रही है वो कितना उचित है। खैर फिर भी इस पेपर से देखो हमें ये पता लगता है कि वेस्टर्न और साउदर्न रीजन जो है ना भारत के, उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। ईस्टर्न रीजन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। देश में बंगाल और बाकी जो रीजन है ना आसाम, इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इवन नॉर्दर्न रीजन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कंसिस्टेंटली, अगर 2 राज्यों को छोड़ दें, हरियाणा और दिल्ली। ओवरऑल देखो पिक्चर ये है, हमारे देश में ना लगातार इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे भी देखो कुछ समय पहले साउथ इंडिया के जो राज्य थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि साउथ इंडिया के राज्य नेशनल रेवेन्यू में जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वापस उनको उतना नहीं मिलता सेंटर की तरफ से, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और ये इशू देखो काफ़ी पुराना है। इवन 2000 में भी एक उस समय कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ था साउथ इंडिया के राज्यों का। जब 11th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उन राज्यों ने 11th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अगेंस्ट विरोध किया था कि सेंटर हमें कम पैसा दे रहा है और दूसरे राज्यों को ज़्यादा पैसा दे रहा है टैक्स किटी से। तो मतलब जो भावना है ना फेडरलिज्म की वो कमज़ोर हुई है। इसके बाद देखो रिपोर्ट में ना ये भी बोला जाता है जब से हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए ना 1991 के बाद से, तब से लेकर अभी तक साउथ इंडिया के जो राज्य थे ना उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और कोस्टल एरियाज़ ने भी बढ़िया परफॉर्म किया, जैसे उड़ीसा ने। अब कोस्टल एरियाज़ के पास में ना फ़ायदा ये होता है, कोस्टल एरियाज़ में बिजनेस ज़्यादा सेटअप होते हैं क्योंकि बिजनेसमैन को लगता है कि कोस्टल एरिया में बिजनेस सेट करेंगे तो सस्ता एक्सपोर्ट किया जा सकता है सीज़ के माध्यम से, क्योंकि पोर्ट वहीं पे है।
और कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो आसानी से इंपोर्ट भी की जा सकती है। तो कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंट आना बनता है। हालांकि उड़ीसा में आई नहीं उतनी डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी बंगाल वगैरह से ठीक रहा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो पेपर में ना ज़्यादा रीजंस की बात नहीं की गई है। ये तो बता दिया गया कि साउदर्न रीजन ने अच्छा परफॉर्म किया, वेस्टर्न रीजन ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्यों? तो इसके कुछ रीजन राइटर अपनी तरफ से बताते हैं। जैसे सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखो दो तरह की होती है, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो देखो वहां पे ज़्यादा जाएगी जहां पे प्राइवेट कंपनीज को प्रॉफिट दिखता है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है वो देख दाख के करती है, बैकवर्ड रीजन में कई बार ज़्यादा कर देती है ताकि बैलेंस रहे डेवलपमेंट में। समझ गए? अब देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना मार्केट के हिसाब से चलती है, मतलब लगेगा प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट करने से फायदा है। होता क्या है, आमतौर पे जो राज्य ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं ना, जैसे साउथ इंडिया के राज्य या फिर वेस्टर्न स्टेट्स, अब यहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे ऑलरेडी स्किल्ड फोर्स मिल जाती है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स अच्छा है, यहाँ पे गवर्नेंस ठीक ठाक मिल जाती है, तो फिर ना प्राइवेट कंपनीज फिर इन्हीं राज्यों में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो इससे इनको और ज़्यादा फायदा हो जाता है। ऑलरेडी ये डेवलप थे, इन्वेस्टमेंट वहीं ज़्यादा आई, और इन्वेस्टमेंट देखो किसी भी देश या किसी राज्य की इकोनॉमी में बहुत फ़र्क डालती है, तो इसलिए इनको फ़ायदा हो जाता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहीं पे तो आती है। हरियाणा में आती है, लेकिन हरियाणा में क्यों आती है? क्योंकि हरियाणा दिल्ली के नज़दीक है, गुड़गांव, इसलिए तो आती है। बाकी अगर गुड़गांव को छोड़ दो तो फिर फरीदाबाद को छोड़ दो तो बाकी जिलों में हरियाणा में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, इवन देखो जो गरीब राज्य है ना, जैसे बिहार, यूपी है, यहां पे लोग सेव करके बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, लेकिन बैंक भी ना इन राज्यों में जितना डिपॉजिट जमा होता है ना उतना लोन नहीं देते। लोन ज्यादा देते हैं डेवलप्ड स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इस हिसाब से गरीब राज्यों को नुकसान होता है, क्योंकि लोग यहां पे पैसा जमा करवाते हैं लेकिन लोन कम मिलता है उन राज्यों के लोगों को, लोन ज्यादा मिलता है डेवलप राज्यों में, क्योंकि बैंकों को लगता है कि डेवलप राज्यों में ज्यादा लोन देंगे तो मतलब वहां पे ज्यादा फायदा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहां पे कंपनीज मांगने वाली ज्यादा होती हैं लोन, वहां पे प्रोजेक्ट ज्यादा वायबल होते हैं। तो इस वजह से बैंक भी डेवलप्ड राज्यों को ज्यादा लोन देते हैं लोगों को वहां पे। और देखो ये जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई ना 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म्स, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने ना ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज्यादा फोकस दिया, जैसे फ्रीट कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर को होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया। अब देखो होता क्या है, जो गरीब राज्य है ना वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है, पुरानी मशीन्स यूज की जा रही हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और गरीब राज्यों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है, और जो डेवलप स्टेट्स है वहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है, और सरकार का फोकस भी ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज्यादा रहा है। तो फिर फायदा किसको हुआ? डेवलप्ड राज्यों को फायदा हुआ, गरीब राज्यों को फायदा नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल और केरला, इन दो राज्यों को आप छोड़ दीजिए, अलग केस है। यहाँ पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट रही तो इन्वेस्टमेंट वगैरह को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी नहीं, जिसका खामियाजा वेस्ट बंगाल और केरला दोनों को अभी भुगतना पड़ रहा है। ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है इन दोनों राज्यों में। इसके अलावा बॉर्डर राज्यों में कई बार सरकार कम इन्वेस्ट करती है इंसर्जेंसी के चलते। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, अब कई बार ना जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी कहीं भी इलेक्शन जीतना होता है ना तो एक नारा दे देती है, डबल इंजन की सरकार। मतलब सेंटर में तो हमारी सरकार है ही, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होगी तो ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। तो ना अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स का आरोप ये रहता है कि हमारे राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, इस वजह से जो सेंटर है ना हमारे साथ भेदभाव करती है। तो ये भी एक बड़ा इशू हमारे देश में इमर्ज होके आया है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है कि किस राज्य में कितनी इन्वेस्टमेंट जाएगी ये डिसाइड करने में। और देखो गरीब राज्यों में ना ब्लैक इकोनॉमी का बोलबाला होता है, वहाँ पे पूरी तरह से करप्शन देखने को मिलेगा आपको, जैसे बिहार में और यूपी में गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा वीक मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन होगी तो वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट देखो वैसे भी नहीं आएगी, फिर इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी ना। तो क्या करना चाहिए गरीब राज्यों को डेवलप होने के लिए? सबसे पहले देखो आप ना गवर्नेंस इंप्रूव करो।
गवर्नेंस आप इंप्रूव नहीं करोगे, करप्शन पे आप लगाम नहीं लगाओगे, एजुकेशन की व्यवस्था आप ठीक नहीं करोगे, तो फिर फायदा होने वाला है नहीं। मानता हूं देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम से ठीक नहीं होगा, बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन बेसिक चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ठीक की जा सकती हैं वो तो ठीक करें। फिर उसके बाद देखो जो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उन पे स्पेंड करना स्टार्ट करें। अलग अलग राज्य खास करके पुअर स्टेट्स जैसे एजुकेशन पे खर्च करें, हेल्थ पे खर्च करें, ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध हो। ये सारे काम देखो राज्यों के द्वारा किए जाएंगे ना, तब जाके बूम, तब जाके फिर वहां पे कुछ सुधार होना स्टार्ट होगा, वहां पे भी लोग काम करने को राजी होंगे। अभी ना कुछ दिनों पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था, एक सेमीकंडक्टर से संबंधित कोई कंपनी थी, बिहार में इस्टेब्लिश हुई, और शुरू में वो पर्सन बहुत जोश में था, उसको लगा कि बिहार का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। वो पहले सिंगापुर समेत दूसरे देशों में काम करके आया था, तो उसने बिहार में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया। लेकिन देखो एक साल बाद वो खुद तंग हो गया। फिर उसने ट्विटर पे लिखा कि बिहार में अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करना मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन। अगर देखो इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब सरकार सपोर्ट करेगी। अब कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ गया, किसी ने अपनी यूनिट इस्टेब्लिश कर दी, आप में से बहुत से लोग बिहार से होंगे जो अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन देखो वहाँ पे सड़क नहीं होगी, वहाँ पे बिजली नहीं होगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी रीजन में इरेगुलर बिजली है, मान लो कभी आती है कभी नहीं आती है, जहाँ पे आपका ऑफिस है सड़क पूरी तरह से टूटी फूटी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको भी लगेगा नहीं यार, मतलब यहाँ पे तो काम चलेगा ही नहीं, बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। यही वो चीज़ फील कर रहा था वो पर्सन जिसने ट्वीट लिखा। पहले वो खुश होकर बिहार में आया कि मैं यहाँ पे यूनिट इस्टेब्लिश करूँगा, बिहार की माटी के लिए कुछ करूँगा, लेकिन बाद में एक साल बाद वो खुद तंग हो गया। आप सर्च कीजिएगा गूगल में, ये स्टोरी काफ़ी फेमस हुई थी। सुरेश करके शायद उस पर्सन का कुछ नाम था, सेमीकंडक्टर संबंधित शायद कुछ प्रोडक्ट था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी अगर हमें गरीब राज्यों में डेवलपमेंट लेके आना है। अदरवाइज तो देखो विभिन्न राज्यों के बीच में जो ये इकोनॉमिक डिवाइड है ना, ये बढ़ता जाएगा और ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर मतलब देश का फेडरलिज्म और ज़्यादा कमज़ोर होगा, इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, इम्बैलेंस जो डेवलपमेंट है ना वो आएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो, अभी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इस इशू से संबंधित है। ये आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।